नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत जो भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता है उसका इस्तेमाल कर दिया है। भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने का फैसला ये बताता है कि ट्रंप की निगाह में अमेरिका या अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो हिंदुस्तान है। चीन पर उसने इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाया, उसने पाकिस्तान को 19% टैरिफ के साथ छोड़ दिया, लेकिन भारत जो एक जनतांत्रिक देश है जिसकी आंखों में सपने हैं और अमेरिका के विकास में वो हमेशा साथ है। उसकी जनता जो है, अगर उसका जो ब्रेन है, जो भारत के लोगों की क्षमता है, वो अमेरिका में नासा से लेके तमाम जगह पर दिखाई देती है। इसके बावजूद ऐसा क्या है कि ट्रंप को भारत अपनी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, जैसे दिमाग में कोई कांच का टुकड़ा करक रहा हो। इस तरह से ट्रंप के दिमाग में रह रहकर भारत के खिलाफ कोई एक विम्स की आती है और फिर वो अगले सुबह भारत के खिलाफ कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में सीधे कोई वॉर की संभावनाएं तो ना पहले कभी थी, ना अभी है और ना ही आगे ऐसा लगता है। तो ऐसे में यही एक व्यापारिक लड़ाई हो सकती है जो पहले कभी प्रतिबंधों के तौर पर आई थी और अब ये टैरिफ के तौर पर आ रही है। इस वक्त अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अटल हैं। अटल है मतलब वो अटल की तरह हैं और अटल हैं इस वक्त। अगर हम लोग 1998 के प्रतिबंधों की बात करें, चूंकि इस पर बहुत बात हुई है, आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि भारत ने किस तरह से इस बात से इनकार कर दिया कि वो अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ झुकेगा। और कल के बाद कम से कम विपक्ष एक बार दिखा है, राहुल गांधी भी उस बात पर खड़े हुए कि ये अमेरिका ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे ये देश उस फोल्ड में जा रहा है जो हमने 1998 में देखा था। हिंदुस्तान के तमाम उद्योगपतियों के आपने जिस तरह से बयान देखे, उन्होंने सब ने इस चैलेंज को स्वीकार करने की बात की है। उन्होंने हर्ष गोयनका हो, आनंद महिंद्रा हो या तमाम वो लोग जो अक्सर इस मुद्दों पर राय देते हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन उस पर सीधे तौर पर आपने देखा होगा अपनी राय देने से बचते हैं, व्यापार का यही शायद तरीका होगा। लेकिन ये जो उद्योगपति हैं सीधे तौर पर अक्सर सब मामलों पर अपनी राय रखते हैं। तो उन्होंने इस पर दोनों ने एक तरह से कहा, या कई जो दबी छुपी प्रतिक्रियाएं हैं उद्योग जगत की, उन्होंने कहा कि ये अवसर है और भारत ने इससे पहले करके दिखाया है। ये एक बदलते हुए भारत के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। मुझे लगता है एक पेज पर दिखाई दे रही है, जनता भी, राजनेता भी और आपका बिजनेस भी, यानी टकराव तैयार है और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, सीधे तौर पर अगर हम कहें, विदेश मंत्री ने उस भाषा को आवाज दी है जो सबके जहन में थी कि किस तरह से अमेरिका को यह सीधे तौर पर या ट्रंप को बता दिया जाए कि आपका बिजनेस का ब्लैकमेल का प्लान हो सकता है दूसरे देशों के साथ जो हो, चूंकि आप हमको गलत जगह कंपेयर कर रहे हैं। ट्रंप का ये रवैया अभी तो कोई भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कह रहे हैं कि उनको चोट लग रही है या उनको ये दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम तो ये संकट जो उसके इस फैसले से आ रहा है उस पर देखते हैं। तो जिसका जवाब एस जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्र हित की रक्षा में जरूरी कदम उठाएंगे, अनुचित, अन्यायपूर्ण व अविवेकी फैसला है। इससे ज्यादा शब्द को इस्तेमाल करना कूटनीति में मुझे लगता है कि फिर गालियां ही हो सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अमेरिका को बता दिया गया कि हम आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं, आपके इस चीज पर हम झुकने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका के इस फैसले पर हिंदुस्तान कोई भी झुकाव नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको तो अगर हम, अमेरिका में भी इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के सवालों को शायद बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में क्या हो रहा है ये वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके के समझेंगे। हमको आने वाली चुनौती कैसे सामना करनी है इस पर हमको देखना होगा। हमको आज 1998 का वो भी दौर देखेंगे जब भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे, इससे ज़्यादा टफ प्रतिबंध थे, लेकिन भारत में उस वक्त व्यापार की क्या स्थिति थी और भारत ने उस स्थिति को कैसे संभाला था, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज पर तो मैं जो अगर ये कहूं कि राहुल गांधी ने भी कहा है 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है और भारत को उपदेश देने से पहले खुद को ट्रंप ध्यान दे, ये एक दूसरे अमेरिकन एक्सपर्ट का बयान है, तो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने अपनी स्थिति पहले क्लियर कर दी है। हमने कहा है कि हमारे आयात बाजार के कारकों पर, यानी भारत क्या जो कारण आते हैं बाजार में उनके हिसाब से हैं, और भारत 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम जितने भी अवेलेबल
जो उसके पास विकल्प है उनका इस्तेमाल करेगा। यानी आपको भारत की किसी भी भाषा में, भारत के किसी भी उसमें झुकाव की तरीके नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ट्रंप है उनका सीधा तरीका यही है कि साहब आप हमने तेल से खरीदा, जबकि जयशंकर खुद बोल चुके कि ये रूस से यूरेनियम खरीदता है। यानी अमेरिका खुद यूरेनियम खरीदता है और रूस से तेल खरीदना बाजार की अनिवार्यता है, भारत के लिए फायदेमंद है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि हम रूस से तेल खरीदें, जबकि खुद यूरेनियम रूस से ही खरीदता है और कच्चे तेल के दुनिया में सबसे कम देश ही खरीदार है, जबकि भारत ने उसके साथ अपना वो बढ़ाया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से भारत की तैयारियां शुरू हो गई हैं कि किस तरह से हम उनके साथ, अमेरिका के साथ इस आपातकाल को एक तरह से अगर हम व्यापारिक तौर पर देखें तो ये एक आपातकाल की तरफ जाने की स्थिति है, जहां हमको ऐसे तमाम चीज़ें लगानी पड़ेंगी जिससे इस देश को अमेरिका के इस रवैया का सामना है। और इस समय अगर हम देखें कि राजनीतिक तौर पर आप देखें, पहले ही जा चुके हैं डोवल साहब, वहाँ हैं, रूस में हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में एससीओ जाएंगे, यानी चीन जाएंगे, जहां शी जिनपिंग से हो सकता है कि एक अलग से मुलाकात हो, अगर ये राजनीति सिरे चढ़ती है। इसके अलावा फिलीपींस के यहाँ हैं प्रधानमंत्री, आप यहाँ उनको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अलग अलग यूरोपियन देशों के साथ भारत के इस समय तमाम राजदूत अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। यानी भारत का इस पूरे मुकाबला करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जो ये बताती है कि अभी इसमें कई सारी चीज़ें और आएंगी। आखिर ऐसा क्या है, हम अगर इसको देखते हैं कि 1998 में हमने किस तरह से इस संघर्ष का सामना किया था और कैसे हम विजयी होकर निकले थे। परेशानियां जरूर आई थी उसमें, जब तक जसवंत सिंह टर्नबुट की बातचीत के बाद ये रास्ता नहीं खुला था तब तक हम परेशानियों में जूझे थे। लेकिन अगर हम उस पर गौर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए उस पर बात करते हैं। दरअसल 11 और 13 मई 1998 को भारत ने जब राजस्थान में 5 परमाणु पोखरण किए थे तो इनको प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने शांति के लिए शक्ति कहा था। और लेकिन इसके तुरंत बाद जैसे ये हुए, संयुक्त अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए थे। ये तो टैरिफ की बात है, टैरिफ, और इतना ज्यादा टैरिफ को एक तरह से प्रतिबंधों में ही माना जाना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका के बाजार से बाहर हो जाएगा अगर इस तरह के इतने प्रतिबंधों के बाद। क्योंकि भारत के अलावा अगर सबसे ज्यादा है तो ब्राजील के साथ है, ब्राजील और भारत 50-50% टैरिफ है, चीन पर 30% है और पाकिस्तान पर महज 19% है। क्या अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो दूसरे देशों का भी पता कर रहा है कि क्या वो रूस से खरीद रहे हैं या नहीं तेल, लेकिन आप ये देखिए पाकिस्तान ने रूस से कई सारे हथियार खरीदे हैं, लेकिन उस पर उसका कोई अर्थ नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका कि अमेरिका की राजनीति, वैसे भी अमेरिकी विदेश नीति में कोई मॉरलिटी का कोई बहुत मायने हुआ नहीं करते। जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ, या रिलीजियस फ्रीडम का मसला है, वो तमाम चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ इस तरह की चीजें हैं जो अमेरिका की नीति को आगे बढ़ाती हैं। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में तानाशाहों को ताकत देता है, वो अमेरिका जो सद्दाम हुसैन को चुनता है, वो अमेरिका जो मुअफ्फर गद्दाफी को चुनता है और उसके बाद उनको एक तरह से कत्ल भी किया जाता है, उस तरह से कहा जाए तो ये कोई रास्ता नहीं होता। तो अमेरिका ने जिस तरह से ये प्रतिबंध लगाए हैं उस पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो उस समय हुआ था कि सैन्य सहायता पर तुरंत लोग लगा दी गई थी, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर प्रतिबंध हुआ था, विश्व बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट की फंडिंग में अमेरिका ने विरोध खड़ा कर दिया था। दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय बातचीत ठप हो गई थी। यहाँ तो अभी आना है अगस्त में, अभी उनका अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो उसमें 20 के करीब वो आएगा, उसमें शामिल होगा। अब ये अमेरिकन कंपनी जो थी उन पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। हमारा अगर उस समय के हिसाब से देखें तो $1.5 अरब जो है अनुमानित जो विदेशी सहायता या लोन था वो रुक गया था। ADB और IMF में अमेरिकी प्रभाव के चलते भारत के सारे प्रोजेक्ट जो फंडिंग थी वो सब निलंबित कर दी गई या विलंब हुआ उन सब में। FDI में अमेरिकन कंपनियों का जो FDI था वो टाल दिया गया था, कुछ निवेश के लिए हट गए थे। और इसके बाद यूरोपियन देशों ने, हालांकि अमेरिका ने ये पूरा उस समय अमेरिका की इस तरह के साथ यूरोपियन देशों के साथ जो अभी मौजूदा टैरिफ वॉर को लेकर जिस तरह का बिखराव दिख रहा है, उस समय एक पेज थे अमेरिका वोल, इसके बावजूद अमेरिका के साथ यूरोपियन देश पूरी तरह शामिल नहीं हुए थे। जापान ने भी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई थी, लिहाजा हमारा कोई वो नहीं रुका था। रुपए को और शेयर को मामूली झटका लगा था कुछ दिन के लिए,
सेंसेक्स में आपके गिरावट आई थी, जो आपको अब तो वो भी नहीं आ रही है, थोड़े समय के लिए नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाता है। इस समय तो ये दिख रहा है क्योंकि बाजार ये बताता है, भारत ने इतने लंबे समय में यानी पिछले 24 सालों में या 26 सालों में, अगर भारत 27 सालों माफ कीजिएगा, भारत ने अपने आप को इतना आर्थिक तौर पर सुदृढ़ किया, यानी ये रास्ता हमारा आगे गया है, हम पीछे नहीं आए हैं। अगर हम लोग देखें तो उस समय तकनीकी क्षेत्रों में इसरो और डीआरडीओ को अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक्सपोर्ट पर जिन पर बैन था उस सब में डाल दिया गया था। भारत को उस समय सुपर कंप्यूटर, क्रायोजेनिक इंजन, इन तकनीकों की पहुंच से वंचित कर दिया गया था। नासा में भारत के साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको रोका गया था, क्योंकि ये भारत के बाद पाकिस्तान ने भी किया था, तो उस समय ये बहुत बड़ी उस समय तनाव की स्थिति थी। आज ऐसा कोई तनाव नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सामने पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वो अपने मीडिया में या अपने लोगों के बीच में बयानबाजी करके बयान बहादुर बन सकता है। इस वक्त वो अपने में निपट रहा है। उसको बलूचिस्तान छोड़ेगा या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको सिंध छोड़ेगा या नहीं ये भी समझ में, यानी अगर हम उस बॉर्डर की तरफ देखें तो हम पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में नजर आते हैं। जबकि उस समय पाकिस्तान ने अगले दिन परमाणु विस्फोट, कुछ दिन बाद परमाणु विस्फोट किए थे, नवाज शरीफ की सरकार थी। तो भारत से जो जिन्होंने रूस, फ्रांस और इजराइल, इन्होंने ना तो भारत के साथ कोई रिश्ते तोड़े, ना कोई इन्होंने प्रतिबंध लगाया। चीन ने आलोचना की लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उस समय भारत चाहता था कि वो अमेरिका चाहता था कि भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत सरकार ने सीधे तौर पर कहा, अपनी पॉलिसी जाहिर की और उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे। फिर इसके बाद शुरू होता 1998 से 2000 बातचीत का दौर। अमेरिकन विदेश मंत्री जो उप विदेश मंत्री थे स्टॉक टॉलबॉट और भारत के जो है जसवंत सिंह, इनके साथ 13 दौर की बातचीत चलती रही और बाद में धीरे धीरे रिश्तों में सुधार हुआ। लेकिन इस दौरान भारत ने क्या किया? भारत ने इस दौरान आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूरी में सही लेकिन बहुत ताकत से कदम बढ़ाए, जिसमें रक्षा उत्पादन था, अंतरिक्ष अनुसंधान था और सॉफ्टवेयर उद्योग। इन सब में भारत एक बड़ी ताकतवर हुआ। ये प्रतिबंध तो 2001 में यानी 3 सालों में जाकर खत्म हो गए, जब ये समझ में आ गया अमेरिका को कि भारत आर्थिक और लोकतांत्रिक शक्ति है, उस पर आसानी से ये नहीं दिखाया जा सकता। 9/11 के बाद अमेरिका इतना कमजोर हो चुका था, वो पूरी दुनिया की लड़ाई को समझ चुका था कि ये सिर्फ बयानबाजी से खत्म नहीं होगा और वो ये दुनिया के इस बदलाव से अपने आपको कोई अछूता नहीं रख सकता। जिस तरह का आतंक पूरी दुनिया की धरती पर था, इस्लामिक टेररिस्ट जिस तरह से सब देशों में अबाध तौर पर आतंक का राज फैलाए हुए थे, अमेरिका ये समझ रहा था कि अमेरिकी जमीन पर शायद कभी हमला नहीं होगा। पर्ल हार्बर के बाद उसको लगा कि वो ऐसी दुनिया में है जहां कोई पहुंचेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद अता और उसके साथियों ने पूरे अमेरिका को घुटने पर ला दिया था, उसके बाद उसको यह समझ में आया कि लोकतांत्रिक ताकतें क्या होती हैं। तो उसी के बाद 2005 में यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील शुरू हुई थी। अगर हम इसको आंकड़ों के माध्यम से देखना चाहें कि आंकड़े क्या थे उस समय, अगर ये देखेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच में 97-98 में कुल व्यापार लगभग 13 बिलियन डॉलर का था, जो आज 140 बिलियन डॉलर, यानी आज से 10 गुना बड़ा बिजनेसमैन था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, आज भी भारत का सबसे बड़ा 7,35,000 करोड़ के करीब जो बिजनेस भारत जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कोई उस समय अगर हम लोग गौर करते हैं आईटी और सेवा जैसे, जहां आज भी नहीं है आईटी पे या हम फार्मास्यूटिकल्स पर देखें, उसमें आज भी बहुत कोई नुकसान नहीं है, उनको अलग से बचाया हुआ है। बहुत सारी चीजें जिन पर नुकसान नहीं है उन सब को, मतलब जिन पर अभी उन्होंने, अमेरिका ने ये कोशिश की है कि साहब इसमें ये नहीं लगेगा और ये बचाव है अभी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल है जो भारत की आबादी है वो है। उसमें अगर हम देखें कि सबसे बड़ी तो भारत के बिजनेस की वही बड़ी तीख है, उस पर रोक नहीं लगाया। आईटी पर अभी रोक नहीं है, यानी जो एप्पल का जिस तरह से फॉर्मुलेशंस है, एप्पल इंडिया से बनाकर बाहर भेज रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में चूंकि वो अभी भी है, ऊर्जा को लेकर वो इश्यू है, और रक्षा और इन सब में फिर कई अमेरिकन कंपनी जैसे जी थी, वेस्टिंगहाउस थे, इन्होंने सौदे रद्द कर दिए थे। बोइंग्स और लॉकहीड मार्टिन ने बंद कर दिया था, लेकिन डीआरडीओ और तमाम देश हमारी एजेंसीज इसरो ने अमेरिका पर बिल्कुल पूरी तरह से काम बंद कर दिया था। अगर हम इस तरह देखें कि दोनों के बीच में व्यापार कितना था, तो परीक्षण से पहले ये 13 बिलियन डॉलर था, परीक्षण के बाद मतलब उस समय 98 में 12.4 बिलियन डॉलर आया, थोड़ा कम हुआ, लेकिन 99 में ये कम नहीं हुआ, 14.3 बिलियन डॉलर हुआ। 2000 में 16.3 हुआ और 2001 में फिर 18.1, यानी प्रतिबंधों का बहुत सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। लेकिन भारत की जो प्रगति थी वो जारी रही। अगर हम कहें तो रणनीतिक तौर पर हम पहले से ज़्यादा
वो हुए थे। अगर अब हम उसको दोनों को हिसाब से देखते हैं तो आज और अमेरिकन टैरिफ आज क्या है, और उस समय आज जो उस समय जीडीपी था भारत का, उस समय सिर्फ मतलब जो भारत की जीडीपी थी वो 430 बिलियन डॉलर थी। आज ये 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच रही है। उस समय सिर्फ 29 बिलियन डॉलर हमारे पास हमारा रिजर्व था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास महज 29 बिलियन डॉलर का था। आज हम 650 बिलियन डॉलर से ऊपर बैठे हैं, यानी हमारे पास ये कैपेसिटी है दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व सबसे ताकतवर है। उस वक्त हमारा 2.6 का एफडीआई था, आज हम 85 बिलियन डॉलर से ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो वो बड़ा निर्यात जो था उस वक्त में और अब में यह अंतर है। हमारा उस समय जो निर्यात था वो वस्त्र, कृषि, गहने ये ज़्यादा थे। आज के डेट में हम सेवा क्षेत्र में, आईटी में हैं, फार्मा में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, और उसको देखते हैं। विकास दर तब हमारी 5.2 थी, आज हम लोग 6.5% से ऊपर है। आईटी में हमने शुरुआत की थी, उस वक्त हम दुनिया में शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आज हम दुनिया में आईटी की एक पावर हैं। अगर हम ये देखें तो जो उस वक्त के मुकाबले हम ज्यादा स्थिति बेहतर तरीके से है। उस वक्त हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा उन प्रतिबंधों से हमारे पास रक्षा मामलों में हुआ था। आज इस बार हम जो है औद्योगिक उत्पाद, स्टील्स और वो पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पर प्रेशर पड़ रहा है। उस समय हमने जो पोजीशन हासिल की थी वो कूटनीतिक तौर पर ज्यादा थी। आज भारत रिटेलिएट भी कर सकता है, भारत के पास ऑप्शंस हैं, WTO, FTA, उन सब में और बाकी सब चीज़ों पर। मुझे लगता है कि हालांकि भारत सरकार ने अभी इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वो जानती है कि ये ट्रंप जो है एक व्यापारी की तरह खेल करता है, जिसके साथ धमकी, डर और उन सब के साथ वो चाहता है कि किसी भी तरह भारत पर एक प्रेशर बनाकर एक बड़ी जीत को हासिल कर सके। और आज अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां क्या हैं उस वक्त के मुकाबले अगर आज देखते हैं, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, वो इंडियंस उस पर हैं। हो सकता है उसमें कुछ जॉब सेक्टर में आपको थोड़ा कम दिखे, लेकिन आज भी मैन्युफैक्चरिंग पे एप्पल इंडिया से जाता है। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। भारत आज क्वाड का हिस्सा है, एशियन, GCC, यूरोप, अफ्रीका, इन सब के साथ रणनीतिक रिश्ते हैं। अमेरिका कोई एकमात्र रास्ता नहीं है। अमेरिका जिस तरह से अपने बाजार में संरक्षणवादी नीतियां लागू कर रहा है, जिसने ओपन वर्ल्ड की बात की थी, अगर वहां संरक्षण लागू हो रहे हैं तो भारत जो है दूसरे बाजारों में अपनी जगह बना चुका। 1998 में भारत की WTO में पकड़ नहीं थी। WTO में आज भारत अमेरिका के खिलाफ डिस्प्यूटेड केस कर सकता है। रिटेलिएटरी जरूर नहीं लगाना नहीं चाहता, लेकिन वो उसके पास है। आज भारत के पास PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसी चीज़ों के साथ कुछ भी अभी वो बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि नहीं मिली, लेकिन आज जो है हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से हम अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, यानी लॉन्चिंग पैड पर भारत है। अगर 98 के तौर पर देखते हैं तो अमेरिका का पूरी तरह से नियंत्रण था उस वक्त की स्थिति में, लेकिन आज जो है भारत न केवल उसके साथ भागीदार के तौर पर था, बल्कि कई जगह पर उसके साथ कंपटीशन है। यही बड़ी चीज़ है। तब भारत की जो मुद्रा थी सीमित थी, रक्षात्मक थी, लेकिन आज भारत आत्मनिवेश है। आज भारत के पास अमेरिका जो रूस के माफ कीजिएगा जो इंग्लैंड के साथ हमारा FTA हुआ है वो बहुत ही बेहतर ट्रेड डील है, जो इसके सामने मुझे लगता है कि वो है। उस समय रूल्स टेकर था भारत, यानी भारत को उन शर्तों को स्वीकार करना था। आज भारत रूल्स नेगोशिएटर है। नियम जो बनेंगे उसमें हमारी मर्जी से होगा, और हम आपके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलने जा रहे हैं। ये बार बार भारत ने बताया। 1998 का प्रतिबंध भारत के लिए एक परीक्षा थी, तो आज भारत के लिए एक मौका है जिसमें वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। ये अमेरिका को जल्दी समझ में आना है कि भारत की तरफ देखना। हाँ, हो सकता है हम लोगों को परेशानियां हो, मैंने ये फिर कहा है, मैं बहुत आत्मविश्वास में या उसमें ये नहीं मानता हूं कि आप अपने कोशिश में आप ये समझ लें उत्साह में कि हम हमें सामने वाले की ताकत के साथ अपनी क्षमताओं को नहीं भूलना है। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत पर आर्थिक दबाव बनाता है तो ये द्विपक्षीय व्यवहार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि भारत कूटनीतिक उस पर मोर्चे पर वार करेगा। यही भारतीय जो नई आपने देखा होगा, यही नए विश्व का शक्ति संतुलन है कि भारत के पास आज की डेट में इस ब्राजील और रशिया वो एक तरह से काफी क्लोज है, क्योंकि रशिया जानता है कि उसका 35% ऑयल अगर भारत इस तरह पड़ता है तो ऊर्जा और भारत का सबसे बड़ा घाटा भी वही है।
जो ऑयल का इंपोर्ट है वही भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। अगर उसको सस्ते में मिलता है तो भारत इस चीज को और बेहतर तरीके से अपने ऊर्जा उद्योग को ताकत देगा, क्योंकि पूरा पूरा यूरोप उसके साथ सबसे ज्यादा एलएनजी मंगा रहा है। भारत ने उसकी कलई खोल दी है। एक बेशर्म की तरह हंसते हुए सवालों से बच के आप जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो खत्म नहीं होते। अगर आप सवाल नहीं लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो सवाल खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से उस पत्रकार ने साफ पूछा कि जो भारत ने कहा आपके यहाँ यूरेनियम आ रहा है, आपके यहाँ हेक्साफ्लोराइड था बेसिकली, और पैलेडियम आता है और बहुत सारी चीजें आती है, तो उस पर उसने कहा कि चेक करेंगे। यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके पास ये पूरी दुनिया पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाकर कुछ भी कर देने का वो है, वो पूरी दुनिया में अपने आप के कहां से क्या आ रहा है ये नहीं जानता है। तो अगर हम लोग देखें कि आखिर होगा क्या, इस पर देखेंगे। चूंकि मैंने आपको कहा था कि अमेरिका ने भी, आप तो सोचिए लड़ाई कितनी ज्यादा है, उधर डोवल अमेरिका में, उधर वो माफ कीजिएगा डोवल रशिया में है, तो अमेरिका ने भी अपने एक दूत को भेजा है, अपने राजदूत को ये कहते हुए भेजा है कि साहब अगर आपने एक हफ्ते में जो है यूक्रेन के साथ संधि नहीं की फला शर्तों पे तो हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस उसके लिए तैयार है। मैं आपको बता चुका कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी झल्लाट जो मुझे लगता है वो ये भी है कि वो रूस और चाइना का कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसके पास एक देश दिख रहा है, उसको लगता है कि मैं इसको बहुत एक तरह से, चूंकि हमने अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हमने रशिया पर अपनी आत्मनिर्भरता जिस तरह थी, हमारी जो निर्भरता थी उसको आत्मनिर्भरता और विकल्पों पर स्विच करने की कोशिश की थी। अमेरिका इसको भारत की कमजोरी मान बैठा, और खासतौर से ट्रंप जैसे जो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिशियंस हैं, जिनको बिजनेस और कूटनीति में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनकी टीम, चूंकि कोई एक आदमी तो होता नहीं, उनकी एक टीम है, वो सब तय कर रही होगी, तो उन्होंने भी भेजा हुआ है। और भारत के इस रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, भारत अलग अलग तरीके से साफ आईना दिखा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे कर रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी वैश्विक विकास में अमेरिका से ज्यादा बड़ा योगदान दे रही है, हम 18% का योगदान दे रहे हैं, जबकि अमेरिका का योगदान महज 11% है। 7% का अंतर है वर्ल्ड की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो ये इशारा था कि आपका जो जीडीपी या जो जिन चीजों के आप ये अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्यूचर में बदल भी सकती है, आपकी बाकी चीजें भी बदल सकती है। अब अगर हम आज की डेट में देखते हैं, और ये 50% 27 अगस्त के बाद की स्थिति है, तो 7,58,000 करोड़ रुपए में जो है हमारे पास 1,78,000 करोड़ के निर्यात पर टैरिफ शून्य है। यानी ये है सबसे ज्यादा निर्यात हमारे यहाँ ज्वेलरी का होता है, डायमंड ज्वेलरी का, और जो दुनिया में हमारा जो निर्यात होता है उसमें रूस का कितना, माफ कीजिए अमेरिका का कितना हिस्सा है, डायमंड और गोल्ड में हमारा 40% अमेरिका को जाता है, मशीन मैकेनिकल में 20% अमेरिका को जाता है, स्टील एल्यूमिनियम में 16%, ये पूरा टोटल जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसकी परसेंटेज है। और पेट्रोलियम में हम 4.3% अमेरिका को करते हैं, टेक्सटाइल में 48.4% है, कपड़े सिले हुए 34.5 है, और अन्य में 19.8 है। यानी ये 2025 के हिसाब से आंकड़े हैं। अब जो टैरिफ है, पहले हमारा जो टैरिफ था वो 2.1 था डायमंड पर, अब वो लग के 52.1 हो गया है। उसी तरह से मशीनरी पर पहले 1.3 था, ये अब 51.3 हो गया है। और सबसे बड़ा टेक्सटाइल पर है जो अब 59% हो गया। यानी इसमें हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिकन मार्केट से बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। ये शुरुआती वो दिखेगा, जो झटका लगेगा इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हमारे उसमें दिखाई देगा। लेकिन यही भारत अगर पूरी दुनिया के बाकी मार्केट्स को सर्च करने की कोशिश करता है तो उसमें देख सकते हैं। और अगर हम इसको ये देखें कि जो EU समेत जो भारत की बात चल रही, भारत के दरअसल 190 देशों से ज्यादा से व्यापारिक संबंध है, 225 देशों को हम निर्यात करते हैं, 140 देशों से इंपोर्ट होता है। अभी हमारी जो ट्रेड डील है वो ओमान, चिली, पेरू और यूरोपियन संघ यानी EU से डील चल रही है। अगर EU से बड़ी डील होती है तो हम इस पोजीशन में होंगे कि अमेरिका से साथ हुए नुकसान का कुछ हिस्सा पूरा कर सकते हैं, यानी ऐसा पूरा कर सकते हैं। और EU से समझौता होता है तो जर्मनी, फ्रांस और इटली समेत ये 27 देश हैं, हमारी उस पूरी स्थिति को बराबर कर सकते हैं। ब्रिटेन से ट्रेड डील मैंने आपको कहा कि FTA हुआ है, और इससे दोनों देशों का व्यापार 4.90 यानी लगभग 5 लाख करोड़ तक हम इसको पहुंचा सकते हैं।
इसराइल उसने कह दिया है, उसने साफ तौर पर कहा कि ब्राज़ील ने कि वो भारत के साथ बातचीत करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर में भी ये चेंज होगा, और दुनिया में जब भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ वो इसी तरह की चीज़ों से हुआ है। ब्रिटेन वुड के साथ जिस तरह से अमेरिका ने अपने डॉलर को एक पूरी वर्ल्ड की जो मुद्रा बना दिया था, करेंसी बना दिया था सोने के अलावा, पूरी दुनिया में तेल का, ऑयल का खरीद कोई भी देश करेंगे, कोई भी देश में, उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो डॉलर में ही होगा, यानी उनको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, इतने रिजर्व रखने पड़ेंगे। ये ताकत भी उसी चेंज में आई थी। तो मुझे लगता है कि अब ये चेंज अमेरिका, शायद ट्रंप अपने आप से ये कर रहे हैं, और वो हो सकता है बहुत सारे देश उस तरह तबाह हों, लेकिन भारत उन देशों में है जिनमें आज भी गहराई है, जिनमें ताकत है, जिनके अंदर अपनी इकोनॉमी को देश के अंदर भी थ्राइव करने की ताकत दिख रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम नई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया में अलग तरीके से हम खड़े होते हैं। तो अब यूपीआई जैसी सफलताएं पूरी दुनिया में कहानी बन रही हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ है। एआई में हमने शुरुआत की है। आनंद महिंद्रा ने कहा भारत के लिए अमृत निकालने जैसा मौका है। 1991 विदेशी मुद्रा भंडार संकट ने भारत में उदारीकरण को देखी थी, और क्या भारत के इस टीम के मंथन से, मतलब इसके मंथन से हमारे लिए अमृत निकलेगा। हर्ष गोयनका ने कहा है कि भारत कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। आप टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन संप्रभुता पर नहीं। आप लगाइए, हम दृढ़ता बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। और यही बात इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की कंटिन्यूटी को दिखाती है। इसीलिए मैंने कहा कि पीएम अटल हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी रीच बढ़ाने में सहयोग दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कुछ और वीडियो अब छोटे वीडियो में डालने लगा हूँ, और रात को 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, लेकिन अपने सवालों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवालों के साथ आएंगे, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।